और बीकानेर में डीएसटी टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस के शिकंजे में बदमाश भानीनाथ आया है। भानीनाथ के 2 साथी भी गिरफ्तार हुए। कुख्यात बदमाश है भानीनाथ। गरसाना श्रीगंगानगर से उसकी गिरफ्तारी की गई। कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया था। आरोपी पर 7,000 रुपए का इनाम भी था और इसके ऊपर 41 मुकदमे दर्ज। और जोधपुर के ओसिया में तालाबंदी। ओसिया पंचायत समिति की तालाबंदी की गई। कर्मचारियों ने दफ्तर पर ताला जड़ दिया। उप प्रधान पर अभद्रता का आरोप है। कर्मचारियों ने कार्रवाई की मांग की। विरोध में कर्मचारियों का धरना भी वहां पर जारी है। और अजमेर जेल की सुरक्षा में सेंध। अजमेर जेल में मोबाइल मिला है। जांच के दौरान ये मोबाइल मिला है। चार्जर और दूसरा सामान भी बरामद किया गया। जेल की सुरक्षा पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। मामले की जांच में पुलिस हमेशा की तरह फिर से जुट गई। तो अजमेर की जेल में एक बार फिर से मोबाइल मिला है और मोबाइल के साथ साथ चार्जर भी बरामद किया गया है। जेल की सुरक्षा पर लगातार उठ रहे हैं सवाल कि आखिर मोबाइल अंदर पहुंचा कैसे। और एक बार फिर से बड़ी खबर, रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार। आज भी रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार है। सुबह 11 बजे तक काम का बहिष्कार चलेगा। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का ये विरोध कर रहे हैं। अस्पतालों में व्यवस्था लड़खड़ा गई। कार्य बहिष्कार से मरीज भी परेशान। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 11 बजे तक काम का बहिष्कार किया हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर मरीजों पर पड़ रहा है, मेडिकल व्यवस्थाओं पर पड़ रहा है, क्योंकि मेडिकल व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आ रही हैं। और बीजेपी का मिशन पूर्वी राजस्थान। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। बैठक में शामिल होंगे प्रभारी अरुण सिंह। 3 केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। संयुक्त मोर्चा और महामंत्रियों की बैठक होगी। आगामी चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। भरतपुर में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है वो आयोजित होने जा रही है। कुछ समय बाद ही जो है वो बैठक शुरू होगी। उससे पहले जो है जो प्रदर्शनी है संयुक्त मोर्चों की, उस प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जो है प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और कार्य समिति की जो बैठक है उसमें प्रभारी जो है अरुण सिंह वो भी भाग लेंगे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी जो है वो भी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। तैयारियां जो है वो पूरी तरह से हो गई हैं। ये जो है राज गार्डन, इसमें जो है कार्य समिति की बैठक होनी है। कार्यकर्ता और जो मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। महामंत्री जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और तैयारियों को लेकर के बात की जाए तो महामंत्री है सुशील कटारा, जो कि 3-4 दिन से लगातार जो है तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियों के बारे में उनसे चर्चा करेंगे, किस तरह की तैयारियां और कब से कार्यक्रम शुरू होगा। कार्यक्रम तो प्रदेश मोर्चा की संयुक्त कार्य समिति की बैठक का प्रारंभ तो कल शाम को 6 बजे माननीय अध्यक्ष जी और माननीय संगठन महामंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश मोर्चों के पदाधिकारी और संगठन के हमारे जो महामंत्री थे मोर्चों के, उनके तत्वाधान में प्रारंभ हो चुका। आज विधिवत प्रदर्शनी का 10:30 बजे शुभारंभ होगा, उद्घाटन होगा। इसके बाद 11 बजे से माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा। इसके बाद लगातार हमारे 5 बजे तक अलग अलग सत्र रहेंगे, जिनमें विभिन्न हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। किस तरह की तैयारियां हैं? भरतपुर को चुना गया है। नहीं, भरतपुर को चुना गया है। भरतपुर ने भी भव्य तैयारियां की हैं। मतलब रात को काफी कार्यकर्ता आ गए। प्रदेश स्तर की 7 मोर्चों की बैठक है यहाँ पर और पूरा भरतपुर के सारे कार्यकर्ता पार्टी के इसमें जुटे हुए हैं। सब अग्रिम संगठन भी सारे तैयार कर दिए गए हैं और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हर चौराया और हर मतलब ये लट्ठे पर झंडे लगाए गए हैं और हर कार्यकर्ता को मतलब ये एक्टिव कर दिया गया है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
गहलोत सरकार की राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड की स्थिति पर समीक्षा के बाद बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें वैक्सीन की अनिवार्यता के साथ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की पालना के निर्देश दिए गए। कैबिनेट की बैठक में सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के लिए दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी। मॉल्स, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि ज्यादा भीड़ वाले आयोजन और शादी समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। ज्यादा व्यक्ति होने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। सीएम गहलोत ने उत्तराखंड में हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कलाकारों, पत्रकारों एवं कॉमेडियनों तक पर एनएसए एवं यूएपीए लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कार्रवाइयां की गईं, परंतु उत्तराखंड में नरसंहार के लिए उकसाने के भाषणों के बावजूद कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। यह संविधान एवं कानून व्यवस्था का मजाक बनाने जैसा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू होने की सूचना है। जवानों ने इलाके में 2 आतंकियों को घेर लिया है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। नए साल पर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात वो देने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वे किसानों को योजना की 10वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। 1 जनवरी 2022 को 10 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर पीएम मोदी के यूएई और कुवैत का दौरा फिलहाल टाल दिया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। पीएम मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने की साजिश को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने सीसीटीवी और मरुधरा में सर्दी का सितम जारी है। कुछ जिलों में आज शीतलहर भी चलेगी। झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ और चूरू में चेतावनी दी गई है। 3 से 4 डिग्री तक पारा गिर सकता है। प्रदेश में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं जैसलमेर, श्रीगंगानगर और सिरोही में भी सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। यहां सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं पारा गिरने से कई जगहों पर सर्दी अपने चरम पर पहुंच गई है। और श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर लगातार बरकरार हैं। रात के समय पड़ रही हाड़ कंपाती ठंड और गलन भरी सर्दी से गंगानगर वासियों का बुरा हाल है। मौसम विभाग ने अभी न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। तेज ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। गंगानगर के गोल बाजार से लोगों से बात की हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर में इन दिनों तेज ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और यही वजह है कि श्री गंगानगर वासी इन दिनों तेज ठंड से खासे परेशान होते हुए दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने भी संभावना जताई थी कि रात के समय जो न्यूनतम तापमान होता है उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है और उसका असर साफ साफ देखा भी जा रहा है, क्योंकि रात के समय श्री गंगानगर की रातें बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती हैं और गलन भरी हो जाती है। यही वजह है कि रात के समय श्री गंगानगर वासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो नाइट में तो अभी काफी सर्दी पड़ रही है, पहले की तुलना में दिनों दिन सर्दी बढ़ी रही है वैसे भी, और रास्ते में सर्दी ज्यादा थी, लेकिन बीकानेर में भी इन दिनों में सर्दी 3-4 दिन से काफी ज्यादा है। जैसे बीच में बारिश आई थी, फिर वो कोहरा वगैरह जाने लग गया, तो सर्दी इन दिनों में मतलब ज्यादा दिख रही है। अच्छा, अभी आप जैसे बीकानेर से गंगानगर पहुंचे तो क्या रास्ते में कहीं कोहरा भी दिखा आपको? कोहरा सर सूटगढ़ से पहले मेरे को दिखा था, नाइट में लगा था, काफी मतलब कोहरा वगैरह है। और गंगानगर आते आते ठंड अभी थोड़ी सी कम हुई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज श्री गंगानगर जिले में कोहरे का प्रभाव जरूर नहीं देखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हल्का कोहरा जरूर देखा गया है, जिससे वाहन चालकों को कम से कम आज राहत मिलती हुई दिखाई दी है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम उनसे बात करते हैं। जो साहब, आप बताएं कि आपके तंदूर पे काफी भीड़ देखी जा रही है इन दिनों, क्या वजह है? जी, रात को सर्दी हाड़ कंपाने वाली सर्दी है और सुबह 5 बजे आते हैं तो इतनी ठंड होती है कि तंदूर छोड़ने का मन नहीं करता, और फिर भी आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं, घंटा 1 लेट हो जाते हैं। इसी कारण सर्दी ज्यादा होने की वजह से हमारे को परेशानी हो रही है
और जितने भी यात्री जो निकलते हैं हमारे पास आके तंदूर में हाथ से एक निकलते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि नए साल का जो स्वागत होगा वो तेज हार्ड कपकपाती ठंड के साथ होगा, उसका असर साफ साफ देखा भी जा सकता है। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग तेज ठंड से बचने के लिए, राहत लेने के लिए तंदूर से हाथ सेक रहे हैं। और इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वे भी अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, जरूरी हो तो भी निकलें। खासतौर से वाहन चालकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वाहन फॉग के दौरान वो अपने वाहनों की फॉग लाइट जरूर इस्तेमाल करके रखें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। नए साल के स्वागत के लिए रणथंभौर में दुनिया के कोने कोने से सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण करना नए साल के जश्न का अहम हिस्सा है। यही कारण है कि जंगल में सैलानियों की बहार है। जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर में पर्यटकों का बूम उमड़ रहा है। नए साल की नजदीकियों के अवसर पर पर्यटकों की लगातार यहां पर बहार आई हुई है। रणथंभौर नेशनल पार्क में भ्रमण करने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेश के कोने कोने से भी देशी तथा विदेशी सैलानी रणथंभौर पहुंच रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के गणेश धाम एंट्री पॉइंट पर, जहां पर दूर दराज से जो पर्यटक आ रहे हैं वो रणथंभौर नेशनल पार्क में भ्रमण करके और नए साल का अपना जश्न यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। यानी कि देश और विदेश के कोने कोने से देशी और विदेशी जो सैलानी हैं वो रणथंभौर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि एक पारी में 80 पर्यटक वाहन लगातार भेजे जा रहे हैं और सभी जो वाहन हैं उनमें पर्यटक सवार होकर के रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर रहे हैं। पर्यटकों की तादाद इतनी अधिक है कि कई पर्यटकों को टिकट तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कई पर्यटक बिना पार्क भ्रमण किए भी मायूस वापस लौट रहे हैं। अब इंतजार उस पल का है जब रणथंभौर में सभी देशी और विदेशी पर्यटक मिलकर के कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाईमाधोपुर। मॉनेस्ट्री मॉन्क्स सरकार और WWF इंडिया के साथ मिलकर बेहद ऊंचाई पर स्थित भैंगजोंग वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जिनमें करीब 20 हाई एल्टीट्यूड लेक्स बहती हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। We had a program saving wetlands sky high, so which was getting implemented across Himalayan countries and in India the 5 Himalayan states. This is one of the wetland complex where we have around 20 lakes, out of which 12 are highly sacred for the Buddhist communities. And this particular complex is under the ownership of Tawang Monastery. So that's also an important summer grazing ground for yak, which is an important traditional livelihood means for the local community. So as that area is culturally, religiously very important, but at the same time it has got exposed to certain new threats, because now the alternate road to Tawang, which will be going just by the side of that water body, so the access to that area has improved, and because of which number of pilgrims started visiting has increased a lot. But there is so what we have found that now once number of people visiting that area has increased, the pressure on the particularly the rhododendrons which are found in the catchment area of the water bodies has increased, because these are the woods they cut for fire when they stay there for the night. So we told them that look, you want to keep this water body intact because it's a sacred, but if this catchment area is not secure, your water body will die because of the siltation. So this how we try to tell them that what are the pressure they need to look at and how they should kind of communicate to the pilgrimage, because if we tell them they will not follow it, but if Tawang Monastery Lama tell that these are not allowed, then obviously everybody will follow it. स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।